चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसकी केस स्टडीज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या। एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, यानी कि काफ़ी डिटेल्ड और एक जनरल गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस क्या होता है, यानी कि वो तरीका जो हमें बताया जाता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए तो ये अच्छा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ गाइडलाइंस हमें बताया जा रहा है जो हमें मदद करेगी। किसको मदद करेगी? मैनेजर्स को, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स कौन सी हैं? मैनेजमेंट की, इन डिसीजन मेकिंग, कि आप किस तरीके से कब क्या डिसीजन लें, उसकी एक गाइडलाइंस है। अब क्या सर हमें ये एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है किसी चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एक जस्ट गाइडलाइन है कि आप इसको फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ऑल्टर कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। एक गाइडलाइन रहेगा किस चीज़ का? डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब सर इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? देखो 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं। 4 से 5 वीडियोस आएंगे इस चैप्टर की, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो ध्यान से कवर करेंगे। सबसे पहले क्या कवर करना है? प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कौन है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय FW टेलर, FW फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कौन है, इन्होंने क्या क्या दिया, ये हम डिस्कस करेंगे। और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, इन्होंने ही कोई टेक्निक्स भी दी, यानी कि टेलर का कंट्रीब्यूशन, 2 चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, और फेयोल का कंट्रीब्यूशन, फेयोल के प्रिंसिपल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये 3 मेन टॉपिक्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप बहुत आराम से कर लेंगे। मेजर ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं हमने इस चैप्टर में। तो चलिए आज की हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को और आज डिस्कस करते हैं फेयोल्स के प्रिंसिपल्स को। देखिए हेनरी फेयोल, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, जिस तरीके से टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, सिमिलरली हेनरी फेयोल ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो हम लोग अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब कितने प्रिंसिपल्स दिए? फेयोल ने दिए हैं हमें 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स में से हम लोग लगभग 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 7 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम में लिखा हुआ है कि काम को डिवाइड करा जाए, क्योंकि अगर काम किसी एक इंसान को सारा काम दे दिया जाए तो एक तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, दूसरी बात एक इंसान हर काम को करने में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो फेयोल ने क्या कहा कि होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। हम पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे एंड देन दो स्मॉल टास्क्स आर असाइन्ड टू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ जॉब अगेन एंड अगेन, अब जब एक इंसान वो पर्टिकुलर टास्क बार बार करेगा तो वो उसमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट हो जाएगा और वो स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी इफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा, जिस वजह से हमारा जो टास्क है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाएगा। ये है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ये जो दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या बोलता है? देखिए अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आपकी जो पावर है उसको बोला जाता है अथॉरिटी। अगर एक सुपीरियर के पास पावर है अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करने की तो उसको बोलते हैं उसकी अथॉरिटी, और जो काम दिया गया सबॉर्डिनेट को, उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फेयोल बाबा ने क्या कहा? फेयोल का मानना है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज ज्यादा होगी दूसरी कम होगी तो अच्छे से काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्शन लेवल है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको काम दिया गया कि आप 1000 यूनिट्स इन 10 डेज बना के दो। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई, बट अगर आपने उन्हें रॉ मटेरियल खुद परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी और परचेज डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट नहीं करा, इन दैट केस उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी टारगेट को 10 दिन में पूरा करने की। इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा है
एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अगर आपने सिर्फ अथॉरिटी दी है बहुत ज्यादा और उसके साथ जिम्मेदारी नहीं दी तो हो सकता है उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल नॉट अलाउ वर्कर्स टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पावर्स नहीं दी, तब भी टाइम से काम पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रिंसिपल है वो आया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की गाइस सब जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कंपनी हो, इवन आपका घर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्लेस पे डिसिप्लिन चाहिए। अब डिसिप्लिन क्या है? क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करा जाएगा, फॉलो नहीं होंगे तो फिर पेनल्टीज लगेंगी, फिर उसके बदले में आपको बहुत सारे फाइन्स देने पड़ेंगे, ये डिसिप्लिन है ना। फेयोल ने क्या कहा कि फेयोल ने कहा डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर एक लेवल के लिए होना चाहिए, और जो प्रोविजन पेनल्टीज के आपने लोअर लेवल के लिए रखे हैं वो आप अपने टॉप और मिडिल लेवल के लिए भी रखो। मतलब कि फेयोल बिलीव्स दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इवन टॉप लेवल को इतना डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए कि वो इंस्पायर करें लोअर लेवल्स को उतने ही डिसिप्लिन से काम करने के लिए। देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एंड if the rules are broken there must be judicious application of penalties, fines penalties का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रह पाएगा। आगे बढ़े गाइस, तो फोर्थ और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब सिंगल पर्सन है, एक ही होना चाहिए, और कमांड का मतलब ऑर्डर्स, यानी कि जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे those orders should be received from a single boss only। अब आप खुद सोचोगे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपके 3 बॉस हैं, वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं तो आप किसकी बात पहले मानोगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फेयोल का मानना यह है कि बॉस एक ही होना चाहिए, उसी की बात अच्छे से माननी है। क्या लिखा है? एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। If there are multiple bosses, एक से ज्यादा बॉस होंगे, there is a possibility of confusion and employees will not be able to work as the employee can't decide whose orders to follow first। किसके ऑर्डर पहले फॉलो करूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइमली काम कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइज ये हैं फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स, आप लोग जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आया मैं वापस विद इन 1 सेकेंड। यार अब नंबर 5 देखते हैं। 5th वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, नाउ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें एक जैसा होना, सिमिलर होना। अब देखो यहाँ पे इक्विटी से पहली चीज हमारे माइंड में आती है कि सिमिलर सैलरीज होना। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान टॉप लेवल पे बॉस है, सुप्रीम लेवल है, और कोई एम्प्लॉय है जो लोअर लेवल से नीचे काम कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो मिडिल लेवल में काम कर रहा है, उनकी सैलरी एक जैसी कैसे हो सकती है? सैलरीज तो डिपेंड करती है क्वालिफिकेशंस पे, पोजीशंस पे, सैलरी इक्वल नहीं हो सकती। बट जो जिस तरीके से बिहेव करा जाता है, जो डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम करने का तरीका है, वो तो सबका एक जैसा हो सकता है। क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू, सबसे पहले इक्विटी को डिफाइन कर रहे हैं, इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, यानी कि जो व्यवहार करा जाए वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल काइंड होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज बुरी नहीं होनी चाहिए। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरीज, इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरीज नहीं है। फिर इक्विटी का मतलब क्या है सर? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, कोई भी मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कास्ट पे या नेशनैलिटी पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे। नेक्स्ट होता है पॉइंट नंबर 6, इनिशिएटिव। अब आप क्या समझते हैं इनिशिएटिव से? इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को मौका देना कि वो अपनी बात कहे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के आए और इनिशिएट करे नए आइडियाज के साथ, नए सजेशंस के साथ, और उसके माइंड में क्या चल रहा है वो बताए। तो फेयोल ने कहा कि एम्प्लॉइज शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज दी जाए टू कम अप विद न्यू सजेशंस, आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव। उन्हें मौका दिया जाए कि वो इनिशिएट करें और बहुत सी चीजें लेके आए। क्योंकि गाइस जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, उन्होंने जो आइडिया दिया उसको माना जाएगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, उनको अच्छा लगेगा काम करते हुए और वो अच्छे से काम करेंगे। मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है
कि आपको मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन एक बार जो डिसीजन हो गया अब आपको उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि अब आपको मौका दिया जा रहा है तो आप डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उसके ऊपर खड़े होकर कुछ नई बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार डिसीजन फाइनलाइज हो गया, अब उसको मानो, उसके ऊपर काम करो। नेक्स्ट वन इज गाइज नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है? स्टेबल होना चाहिए आपका टाइम पीरियड जिसमें लिए आप जॉब कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप खुद सोचिए कि अगर बहुत जल्दी आपके ट्रांसफर या टर्मिनेशन हो तो वो दोनों के लिए ही खराब है, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉय अगर एक जॉब बार बार बहुत जल्दी जल्दी स्विच करेगा तो उसको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि आपने 3 महीने लगा के किसी एम्प्लॉय को काम सिखाया और आपने चौथे महीने उसका ट्रांसफर कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, फिर जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको भी 3 महीने लगेंगे, उसको भी 4 महीने लगेंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, काम नहीं होगा। तो फेयोल ने क्या कहा? देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। ना तो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को हटाओ परमानेंटली और ना ही उसका ट्रांसफर करो, इधर से उधर मत करो। एक फिक्स टाइम पीरियड रखो, हेल्दी टाइम पीरियड रखो जिसमें वो काम करे, सीखे भी और करे भी काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज। अब आप खुद सोचोगे अगर एम्प्लॉइज को श्योरिटी नहीं होगी जॉब की तो वो अच्छे से काम कैसे करेंगे? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा और अपना फुल नहीं दे पाएंगे, तो रिसोर्स जो है वो वेस्ट होगा। तो मैनेजमेंट को एक जॉब श्योरिटी देनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, एक टेन्योर फिक्स रखना चाहिए। तो ये था गाइस आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं, जो कमांड है वो एक जगह से होनी चाहिए। आज पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलता है? इट मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, सपोज कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और कुछ भी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट, फुटवेयर ले लो और कुछ और यूटेंसिल्स ले लो, तो इस तरीके के काम में एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान पे ही फोकस करना चाहिए। हर एम्प्लॉय को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए क्या हमारा प्लान है, किस तरीके से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, यानी कि हमें उसी गोल के टुवर्ड्स जाना है। जितने भी लोग इस यूनिट में काम कर रहे हैं हर किसी को एक ही प्लान के बारे में पता है और उसी को पूरा करना है। ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव 1 हेड, एक हेड होना चाहिए और उसका एक प्लान होना चाहिए, यानी कि अगर बहुत सारे हेड्स होंगे तो हमें पता है फिर से वही कंफ्यूजन होगा किसकी बात पहले माने। और प्लान एक ही होना चाहिए, 2-3 प्लान्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि प्लान ए पहले करें या प्लान बी पहले करें। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखो यार, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स काम करते हैं, एक एम्प्लॉय और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो पूरा करना। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कुछ अपना पर्सनल गोल्स भी होते हैं, अपना प्रॉफिट्स भी उनको चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमेशा ऊपर रहेगा किसके? एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट के। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है और उसके कज़न ब्रदर की या उसके भाई की रॉ मटेरियल की शॉप है, बट जो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है वो उसके पास इतना अच्छा नहीं है, तो मैनेजर को वहाँ पे अपनी भाईचारा नहीं निभाना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है। तो उसको अपने भाई से रॉ मटेरियल परचेज ना करके किसी अच्छी जगह से रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्योंकि उसके भाई का जो रॉ मटेरियल है वो इतना गुड क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू मैनेजर्स पर्सनल इंटरेस्ट। अब मैनेजर का तो पर्सनल इंटरेस्ट यही रहेगा कि वो अपने भाई का सामान बिकवाए, उसके भाई की सेल बढ़े, बट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि रॉ मटेरियल किसी अच्छी जगह से लिया जाए रादर देन कि रिलेटिव से लिया जाए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स का क्या मतलब है गाइस? रेम्यूनरेशन का मतलब आपकी वही वेजेस, सैलरीज, उनको क्या दिया जाता है काम के बदले में। तो एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड फेयरली, यानी कि जो रेम्यूनरेशन है वो बहुत फेयर होनी चाहिए। अब सर फेयर का मतलब क्या है, कब पता चलेगा कब फेयर है कब नहीं है? उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि जो भी कंडीशन है वो पूरी हो और जो भी आप पे कर रहे हो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो, यानी आप इतना कमा नहीं रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत सारा पे कर दूंगा, तो आप नहीं कर सकते। कीपिंग इन व्यू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द वेजेस टू बी डिसाइडेड, किस तरीके से डिसाइड करा जाए? पहला,
फाइनेंशियल कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी। नंबर 2 वेजेस पेड बाय कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर क्या पे कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, जो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं ताकि वर्कर्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपने वेजेस पे करनी है। नेक्स्ट नंबर 4 इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? देखो, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ टॉप लेवल को अपने हाथ में रखने होते हैं, उसको वो फर्दर लोअर लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे डिसीजंस टॉप लेवल करता है, यानी मिडल और लोअर लेवल को डिसीजंस लेने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डिसीजन मेकिंग पावर टॉप, मिडल, लोअर सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी सबको इक्वल मौका दिया जाए डिसीजन मेकिंग का, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब बाबा फेयोल ने क्या कहा? फेयोल का कहना यह था कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रलाइज्ड है वो भी गलत है, क्योंकि लोअर लेवल की क्रिएटिविटी, उनके सारे इन्वेंशन, इनोवेशन सब छुप जाएंगे। और अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो भी गलत है, क्योंकि ज्यादा पावर देना किसी को वो भी गलत होता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ। क्या लिखा मैंने कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। अब जो की मेजर डिसीजंस हैं, की डिसीजंस हैं, उनको सेंट्रलाइज रख लो, टॉप लेवल के हाथ में रखो, और रूटीन टास्क को डिसेंट्रलाइज कर दो। क्या लिखा है? मेजर डिसीजन शैल बी सेंट्रलाइज एंड रूटीन वर्क कैन बी डिसेंट्रलाइज। आई होप गाइज आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से समझ में आया। नंबर 5 इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ व्हाट इज स्केलर चेन? यहाँ पे ये कहा बाबा फेयोल ने कि जो भी काम हो रहा है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इट शुड बी फॉलोड बाय अ चेन, यानी कि पूरे चेन में काम होना चाहिए। अगर ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है तो पहले ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, देन सी डी को बताएगा, डी को कुछ ए तक बतानी है तो इसी तरीके से चलता जाएगा। आप सपोज डी को जी को कुछ बताना है तो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू ई, एफ एंड देन जी। इस तरीके से चेन में कम्युनिकेशन होगा तो एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर र्यूमर्स कोई हो रहा है तो उस र्यूमर को पकड़ना बहुत आसान है कि किससे बात कहाँ गई थी। बट अब सपोज डी को कुछ जी तक पहुँचाना है तो ये तो बहुत लंबा रूट हो गया। अगर कोई इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप शॉर्टकट ले सकते हो। सपोज सी को एफ तक कुछ बताना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग प्लैंक। क्या लिखा है? लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड, एक चेन फॉलो होनी चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू चेन, हर इंफॉर्मेशन इसी चेन से जाएगा। इस प्रिंसिपल को आप बहुत ध्यान से एनसीईआरटी से रीड करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? यहाँ पे सर ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कमांड कहाँ से आए, कैसे आए। ऑर्डर का मतलब ये है कि सब कुछ एक वेल डिफाइंड मैनर में रखा हो। देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ताकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर टूल ढूंढ रहे हो और आपको पूरी फैक्ट्री में वो मिल नहीं रहा क्योंकि उसकी फिक्स प्लेस नहीं है, जो जहाँ से उठाता है वो वहाँ नहीं रखता, तो उस केस में बहुत सारा टाइम, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपने किसी बॉस को ढूंढना है और उसका फिक्स कैबिन नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, तो आप पूरी फैक्ट्री में ढूंढते रहोगे, आपको वो बॉस नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग आपको जल्दी करनी हो, वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कमांड नहीं होता ऑर्डर का मतलब, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल होता है, यानी कि मैन के लिए भी और मटेरियल के लिए भी देयर शुड बी अ प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सेकंड काफी इंपॉर्टेंट आज का। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है? एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलता है हमें कि मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। ऑर्गेनाइजेशन में आपसी यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो बहुत चांसेस है कि हम लोग अच्छे मार्जिन्स कमाएंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लेंगे। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, मैनेजर को आई को रिप्लेस करना है वी से, यानी कि मैं ये नहीं बोलेगा मैनेजर कि मैंने काम करा, ये बोलेगा कि हमने सबने मिलके काम करा। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक गिफ्ट नहीं दिया जाएगा या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, सबको अप्रिशिएट करा जाएगा, सबके साथ आगे बढ़ना है आपने। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विल इंक्रीज। अब जब सबको एक साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा और एस्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल फुलफिल भी हो जाएगा। टेलर के बारे में तो चलो यार देखो, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या। अब मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आप चैप्टर 1 में समझ के आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा मैनेजमेंट क्या है।
सर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट तो करना है बट किसकी मदद से करना है? साइंस की मदद से करना है। साइंस का मतलब हम लोग वो चीज़ें करेंगे जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, हमारे को हेल्प करेंगी डिसीजंस लेने में और अच्छे डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट क्या आता है सर? प्रिंसिपल्स जो किसने दिए? टेलर ने दिए। सर टेलर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो टेलर को बोला गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब इनका जो मेन फोकस था वो पहली बात फैक्ट्रीज के ऊपर रहा। इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज के ऊपर टेक्निक्स दी, वर्कर्स के ऊपर इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, अपनी इंजीनियरिंग, क्योंकि इनका बेसिकली जो जॉब था वो मैकेनिकल इंजीनियर का था, और इंजीनियरिंग स्किल्स लगा के इन्होंने साइंस यूज करते हुए बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप करे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे टेलर के दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स। टेलर ने मेनली 4 प्रिंसिपल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नंबर 2 हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए इन चारों ही प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। गाइस मेरी एडवाइस यही है, प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी बहुत डिटेल में सारे प्रिंसिपल्स पढ़िएगा। मैंने शॉर्ट में चारों के मेन जो एक प्रिंसिपल कन्वे करना चाहता है मीनिंग वो लिखा है, बट आप एनसीईआरटी रीड जरूर करिएगा। क्या लिखा है सबसे पहले प्रिंसिपल्स में? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कि टेलर ने कहा आप साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करो। साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब। सर व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने कोई चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, वो साइंटिफिक नहीं है, मैंने कुछ उसके ऑब्जर्वेंस नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बस चलता आ रहा है एक तरीके से कि अगर मेरे फादर कोई टेक्निक फॉलो करते हैं तो मैं भी वही फॉलो करूंगा। दैट इज रूल ऑफ थंब, कि जनरेशन बाय जनरेशन या पर्सन बाय पर्सन चलता आ रहा है, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। टेलर ने कहा वो चीज़ फॉलो मत करो, आप हर चीज़ में साइंस लगाओ। यानी हर चीज़ को करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड होता है जो डेवलप करा जा सकता है साइंस से, तो आप साइंस लगाओ, उसको फॉलो करो। क्या लिखा है? एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। हर चीज़ को आप साइंटिफिकली समझो एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। आपको फीलिंग क्या आ रही है ये नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या बोलता है वो भी नहीं होना चाहिए। एंड हिट एंड मिस, कि चलो ट्राई कर लेते हैं, ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ किस पे बेस्ड होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी। टेलर ने बोला कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड। टेलर ने कहा एक ही मेथड होता है जो आपकी इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगा। अब वो मेथड कैसे डेवलप करो आप? थ्रू वर्क स्टडी एनालिसिस। वर्क स्टडी एनालिसिस सर ये क्या? बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो टेलर ने दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। ये टेक्निक्स जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वर्क स्टडी क्या होता है, मोशन, मेथड, फटीग, टाइम, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब टेलर ने बोला कोई भी काम करो सर साइंस लगाओ, रूल ऑफ थंब मत लगाओ, अपना एक्सपीरियंस इंट्यूशन मत यूज़ करो, साइंस को यूज़ करो। यानी कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप उसमें कोई आइडिया मत दो या इमेजिनेशन फिगर मत दो, आप उसको साइंटिफिकली मेजर करो कि इस काम को करने में इतना टाइम लग रहा है, तो एक वर्कर को इतना टारगेट देना है। साइंटिफिकली करना है हर काम को। दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ हार्मनी फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब हार्मनी का मतलब ये है कि आपको सारा काम पीस के साथ करना है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना हुआ हो और बिल्कुल भी अपने बारे में कोई ना सोचे। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 2 ग्रुप्स काम करते हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा वर्कर्स। दोनों की ही आपस में मेंटालिटी ये होती है, मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते, वर्कर ये सोचते हैं कि हमें पैसा कम दिया जाता है और काम ज़्यादा दिया जाता है। तो दोनों की ही आपस में जो माइंडसेट है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स नेगेटिव है। टेलर ने कहा ये नहीं होना चाहिए, आपस में हार्मनी पीस होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी, आपस में मिलकर काम करें विद ईच अदर। देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। दोनों में ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी काम अच्छा रहेगा। टेलर इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। अब सर मेंटल रेवोल्यूशन ये भी एक टेक्निक है जो टेलर ने प्रोवाइड करा है, अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेंटल रेवोल्यूशन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्या है,
कि देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। ये है मेंटल रेवोल्यूशन, इसको लगाया जाए, आपस में सब मिलके काम करें, कोई भी डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग ना हो। दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसका जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी में एक पैटर्निस्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो नहीं, फॉरेन कंट्रीज में वर्कर्स और मैनेजमेंट में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो वो लोग काम छोड़ते नहीं हैं, इवन अपने एक बैज लगा लेते हैं या फिर ब्लैक बैंड मान लेते हैं और उस पर और ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन कर पाएँ। यानी कि अगर हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो काम छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, वो इवन और ज़्यादा काम करते हैं जिससे वो अपना एंगर, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। थर्ड कौन सा आ जाता है सर? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी तो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि अगर इसी प्रिंसिपल को हम और आगे एक्सटेंड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी यहाँ तो बोला गया था कि आप लोग आपस में मिलजुल के सारा काम देखना है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। अब यहाँ तक तो थॉट प्रोसेस तक ठीक था, यहाँ इसने बोला कि काम करो तो वो भी मिलके करो, कॉपरेशन में करो, कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, सब लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, कॉपरेट करके काम करें। मैनेजमेंट शुड वेलकम सजेशंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को कहा जाए कि आप सजेस्ट करो आपको क्या अच्छा चाहिए, एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर गुड सजेशंस, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाए, अवार्ड्स दिए जाए अच्छे सजेशंस के लिए। ऑल्सो अब ये तो अपनी जिम्मेदारी मैनेजमेंट निभा रहा है, तो क्या वर्कर्स की भी कुछ जिम्मेदारी है? बिल्कुल। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन अननेसेसरी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है आपने। देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, आपस में अच्छे से बातचीत करो, मसले अगर कोई मैटर है तो उसको सॉर्ट आउट करो, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, कॉपरेशन में चलो। देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, काम अगर मिल रहा है तो मैनेजमेंट भी उतना ही काम करे जितना वर्कर्स करता है, अच्छे से काम करो, मिलजुल के एक साथ काम करो, साइड बाय साइड काम करो, दोनों को अच्छा लगेगा। दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर लास्ट प्रिंसिपल कौन सा दिया टेलर ने? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब टेलर ने कहा सर एक फैक्ट्री का डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है? वर्कर के डेवलपमेंट पे। अगर आपको अच्छा काम चाहिए फैक्ट्री में तो अच्छे वर्कर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वर्कर्स शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली। आप जब भी वर्कर्स का सिलेक्शन करो तो बहुत केयरफुली करो, आपके काम के अकॉर्डिंगली करो, एंड आफ्टर सिलेक्शन जॉब मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर देयर क्वालिफिकेशंस। उनके क्वालिफिकेशंस चेक करो, साइंटिफिकली सारी चीज़ देखो कि वो किस काम में परफेक्ट है, फिर उन्हें वही काम अलॉट करा जाए, फालतू काम ना दिया जाए। जिस काम में वो परफेक्ट है वही काम दो तो स्पेशलाइजेशन आएगा, अच्छा काम होगा। इसके साथ साथ जब वो काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय शुड बी गिवन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको भी तरक्की हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे बहुत फायदा मिले। इससे दोनों का ही बेनिफिट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा और वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये थे गाइस 4 प्रिंसिपल्स जो किसने प्रोवाइड करे? टेलर ने। आप बहुत अच्छे से चारों को पढ़ो, कुछ इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी से रीड करने के बाद इनकी कुछ केस स्टडीज ट्राई करो, केस स्टडीज ट्राई करोगे तभी बिजनेस में मार्क्स बनेंगे, अदरवाइज 12th में बिजनेस में मार्क्स। पेयोल और टेलर दोनों ने ही कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए और हमने भाई वो प्रिंसिपल्स कवर भी कर दिए। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो वीडियो देख लो। अब बात कर लेते हैं कि टेलर ने प्रिंसिपल तो दिए ही दिए, लेकिन हमारा पढ़ाई पे बोझ और बढ़ा दिया कुछ टेक्निक्स भी देके। टेलर ने कहा कि अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बस आपको क्या बताएं। आपके बिजनेस में कॉस्ट कम आएगा, आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके बिजनेस में रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो अब उन सब चीज़ों को कवर करते हैं, देखते हैं टेलर ने ऐसी क्या टेक्निक्स दी जिसकी मदद से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा। तो जो सबसे पहला टेक्निक टेलर ने दिया वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप।
बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में सीबीएसई में काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो अच्छे से समझो, डायग्राम मैंने बनाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो, टेलर का कहना यह है कि वर्कर्स के ऊपर हमें प्लानिंग का बर्डन नहीं रखना, वर्कर्स को फोकस करने दो प्रोडक्शन पे। प्लानिंग के लिए हम अलग इंसान रखेंगे, क्योंकि देखो कोई भी इंसान हो वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, वो बहुत सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो टेलर ने कहा कि मैं 8 बॉस बनाऊंगा, मैं वर्कर्स के ऊपर 8 लोगों को लगाऊंगा जो अच्छे से गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि काम करना कैसे है, तभी स्पेशलाइजेशन आएगा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले टेलर का कहना यह है कि फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दो। अब सर प्लानिंग में कौन कौन आएंगे? ये 4 लोग आएंगे, डिसिप्लिनरियन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। मैं इधर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताएगा? ये प्लान करेगा कि आपके काम कितने टाइम में होना चाहिए और कितनी कॉस्ट में होना चाहिए, यानी जो टाइम ये सेट कर रहे हैं उस टाइम में काम हो जाना चाहिए और खर्चा भी बस उतना ही आना चाहिए। अब सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा कि किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करने हैं, कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है, ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देगा। सर रूट क्लर्क का क्या काम है? रूट क्लर्क सीक्वेंस बताएगा कि आपको किस सीक्वेंस में काम को करना है, पहले कौन सा यूनिट बनाना है, दूसरा कौन सा यूनिट बनेगा, पहला प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर जो बताएगा वो है रूट क्लर्क। अब ये सब काम ठीक से हो या ना हो उसका ठेका किसके ऊपर होता है? डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन ये मेक श्योर करता है कि जो भी काम है वो डिसिप्लिन में हो और डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करा जाए उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसके टर्म्स कंडीशन डिसिप्लिनरियन मेंटेन करके रखेगा। ये सारा काम है प्लानिंग डिपार्टमेंट का। अब मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे भी 4 लोग हैं, स्पीड बॉस, इंस्ट्रक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। देखो स्पीड बॉस कौन है? स्पीड बॉस वो है जो मेक श्योर करेगा कि जो टाइम सेट करा गया है वो टाइमली काम हो जाए। स्पीड बॉस मेक श्योर कि जो भी टाइम है उसमें अच्छे से काम हो जाए। अब इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर का काम होता है टाइमली सबका सब काम देखना कि जितना भी लेबर है या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वर्किंग में एफिशिएंसी के साथ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मेक श्योर करता है कि जो भी सामान बना है वो गुड क्वालिटी भी बना है या नहीं बना है। क्वालिटी इंस्पेक्शन करना ही इंस्पेक्टर का काम है। चेक करके चलता है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट करे गए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। अब रिपेयर बॉस क्या करता है? रिपेयर बॉस मेक श्योर करता है कि सारे टूल्स और मशीनरी वर्किंग कंडीशंस में है, हमारा मशीनरी कोई भी खराब नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए। लास्ट होता है गाइस गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना कि जितनी भी चीज़ें हमें प्रोडक्शन में चाहिए उस सब का अरेंजमेंट कौन करके देगा? ये गैंग बॉस। अब जब 8 लोग वर्कर्स के ऊपर लगे हुए होंगे तो काम अच्छे से क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छे से काम हो जाएगा और वर्कर्स भी इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। आई होप आपको फंक्शनल फॉर्मेटशिप क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टेक्निक की तरफ जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। चलो भाई शुरू करें। अरे ये नहीं, अब देखो हमें क्या चाहिए? सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा सिंप्लीफिकेशन। अब देखो मैंने ए में स्टैंडर्डाइजेशन लिखा है और बी में सिंप्लीफिकेशन के बारे में लिखा है। टेलर का क्या कहना है कि काम में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन होना ज़रूरी है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एवरी स्टेप ऑफ ऑपरेशंस। मतलब आपका जो भी काम है आप उसका एक स्टैंडर्ड सेट करो, एक प्लान बनाओ, उस हिसाब से काम करो। अब स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्टैंडर्ड साइज भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप होना चाहिए, एक अच्छा पर्टिकुलर वेट होना चाहिए और वही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब टेलर का कहना यह है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो आपने ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस या इंट्यूशन या यानी कि जो दिमाग में आया वैसे सेट कर दिया। उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए
आपको कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा और उन टेक्निक्स को बोलते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स। यही सभी टेक्निक्स हम अगले प्रिंसिपल में पढ़ेंगे जो है हमारे पास वर्क स्टडी। तो स्टैंडर्डाइजेशन में आपको हर चीज़ का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है कि आपने अगर बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं और अलग अलग साइजेस के बनाए हैं, सपोज मैं कोई शू फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ और उस शू फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग साइजेस के शूज़ बनते हैं, बट कुछ साइजेस ऐसे हैं जो बना तो दिए बट उनकी सेल बहुत कम है और वो पड़े पड़े ख़राब होता है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, मनी भी वेस्ट होता है। तो टेलर का कहना यह है कि आप एलिमिनेट कर दो उन सभी अननेसेसरी डाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को, साइज को और टाइप्स को, क्योंकि वो और कुछ भी नहीं कर रहे, वो आपका टाइम, मनी, एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टारगेट से पीछे जा रहे हो और गोल अचीव नहीं कर पा रहे। तो सिंप्लीफिकेशन में आपने जितने भी ये अननेसेसरी हैं, जितने भी अननेसेसरी साइज हैं, टाइप्स हैं, वेट्स हैं, सबको हटा दिया जाए, उस पर फोकस करो जो आपका अच्छे से बिक रहा है, अच्छे से आपको आगे बढ़ा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट टेक्निक जो टेलर ने दी वो है वर्क स्टडी। सबसे बड़ा पार्ट है टेक्निक में वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी का मकसद क्या था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। शुरू से ही हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो और कॉस्ट है वो कम हो विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करनी है फटीग स्टडी की। देखो फटीग स्टडी में क्या है, इसमें है कि एक वर्कर अगर काम करता है तो थकना एक आम बात है, उसको टायर्डनेस हो जाती है, कोई भी वर्कर काम करेगा थक जाएगा, हम लोग काम करते हैं थक जाते हैं। तो अब वो वर्कर अननेसेसरी रेस्ट तो नहीं ले रहा, अननेसेसरी आराम तो नहीं कर रहा, कितना टाइम उसको रेस्ट का देना है, कितनी देर बाद देना है और दिन में कितनी बार देना है, ये सब हमें चेक करना है। उसको अपने मन से नहीं कि अपनी मर्जी से 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, उसकी भी एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करी जाए। उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, फटीग स्टडी। दिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। ड्यूरेशंस यानी कि कितने रेस्ट इंटरवल्स, ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, नंबर का मतलब कितने रेस्ट इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी देर बाद। अब किस तरीके से करना है मैंने एक में लिखा है, इसी तरीके से इन तीनों में भी काम चलता है, बस नाम बदलता है, मैं बताऊंगा क्या करना है। ऑब्जर्व अ वर्कर वर्किंग, एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो। नोट डाउन द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड, जब वो थकने लगता है उसका टाइम नोट डाउन करो। गिव हिम ब्रेक, उसको ब्रेक दे दिया जाए। उसके बाद उसके उस टाइम को नोट करा जाए व्हेन ही अगेन स्टार्ट द वर्क। अब देखो जो हमने टाइम नोट करा है कि इतना काम वो अच्छे से कर पाया, तो वो तो हो गया उसका एग्जैक्टली इफिशिएंट टाइम। उसके बाद जब ब्रेक दिया तो हमने नोट डाउन करना है कि वो कितनी देर में दोबारा इफेक्टिव हो गया, अच्छे से काम करने लगा है। तो वो जो उसको टाइम लगा वो है ड्यूरेशन, कितने समय का देना है। जितनी देर बाद आपने देखा कि वो थकने लगा, कितने टाइम में थकने लगा, तो वो अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी बनी कि हाँ इतनी देर बाद इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। अब जब दोबारा थक गया फिर आपने रेस्ट दिया, तो ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दे रहे हैं। ये सब हमने पढ़ना है फटीग स्टडी में। दूसरा आता है गाइस इसमें मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है कि हम लोगों को कोई भी इधर उधर का मेथड नहीं लगाना प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन का मेथड बहुत साइंटिफिक वे में होना चाहिए, नॉट बाय रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है या कोई और वो मेथड यूज कर रहा है तो आप भी उसको यूज करोगे, ये गलत है। टेलर का कहना यह है कि प्रोडक्शन में वो मेथड यूज करो जो आपका कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मेथड शुड बी डिसाइडेड साइंटिफिकली एंड नॉट बाय रूल ऑफ थंब। वो मेथड होना चाहिए जो बहुत अच्छे से काम करवाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, टाइम कम लगे, कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा आए। नेक्स्ट क्या आता है गाइस, मोशन स्टडी। अब मोशन क्या है, एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में इधर से उधर रॉ मटेरियल लेने के लिए जा रहा है, टूल्स लेने के लिए जा रहा है, मतलब अल्टीमेटली बहुत सारा टाइम उसका इसी में चला जाता है, मटेरियल अरेंज करने में, इधर उधर घूमने में। तो मोशन में हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा मोशन तो नहीं हो रहा जो अननेसेसरी है। कंडक्टेड टू रिड्यूस टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क।
ताकि समय कम लगे। सबसे पहला क्या करना है आपने, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। आपने चेक करना है कि जो वर्कर्स हैं उनका मूवमेंट कितना है, कैसे है। देन डिफरेंशिएट करो कि उनमें से कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। क्या वर्कर फालतू बात करने तो नहीं जा रहा, इधर उधर दूसरे वर्कर्स के पास तो नहीं बैठ रहा, तो अगर ऐसा है तो वो अनप्रोडक्टिव है। उसके बाद सामान लेने जा रहा है, रॉ मटेरियल लेने जा रहा है, वो प्रोडक्टिव है। फिर क्या करना है आपने, जितने भी ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं इनको कट डाउन कर देना है, कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। तो आपका समय कम लगेगा, जो वर्कर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, इफिशिएंट हो जाएगा अपने काम में, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। लास्ट आता है हमारे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या है, हमने चेक करना है कि एक वर्कर को कितना टारगेट देना है कि इतने समय में ये काम कर दो। तो एक्चुअल में इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द राइट टाइम टू परफॉर्म अ टास्क। क्या समय होना चाहिए एक टास्क को परफॉर्म करने का। टू सेट अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, कितना टाइम देना है उन्हें, कितना स्टैंडर्ड सेट करके देना है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स लगेंगे इतने समय में काम पूरा करने के लिए। और कैटेगराइज करना कि कौन सा वर्कर इफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। ये है गाइस पूरा का पूरा वर्क स्टडी। अब हमने क्या करा गाइस, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। वो कहाँ से निकला, यहीं से आया कि जब आपने टाइम स्टडी में वर्कर्स को कैटेगराइज कर ही दिया इफिशिएंट और इनएफिशिएंट में, तो उनका जो पेमेंट है वो भी अलग अलग होना चाहिए। भाई जो अच्छे से काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी वेजेस दो, जो कम काम करेगा उसको कम दो। यानी कि वर्कर्स के लिए काम के अकॉर्डिंगली पैसा होना चाहिए, ना कि एक फिक्स पैसा होना चाहिए। अच्छा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा, कम काम करोगे तो कम पैसा। उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आप ये उतारो, मैं 1 मिनट में। लास्ट हमारे पास आता है, वो बचते हैं ये 2। सबसे पहले डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दूसरा मेंटल रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने अभी कैटेगराइज करा इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग। तो अब टेलर का कहना है कि डिफरेंट वर्कर्स मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफिशिएंसी। जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा दो। मतलब कि जो पैसा है वो अगर वर्क के हिसाब से दिया जाएगा तो अपने आप ही प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि अगर वर्कर ज़्यादा काम कर सकता है और उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो अपने आप ही करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पेइंग डिफरेंट वेजेस टू इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, अलग अलग पे करेंगे। अलग अलग पे करने से दोनों को मोटिवेशन मिलेगा। सर दोनों के लिए मोटिवेशन कैसे, एक्स्ट्रा वेजेस टू इफिशिएंट एम्प्लॉयज मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशिएंट। मतलब कि अगर इफिशिएंट को ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छे से काम करना है, अगली बार और पैसा कमाना है। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि हमें भी अगली बार कौन सी कैटेगरी में आना है, एफिशिएंट की कैटेगरी में आना है, हम लोगों को भी ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से कवर अप करने हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में। तो ये थे गाइस सभी टेक्निक्स जो टेलर ने प्रोवाइड करे। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो गया बट हमने सब कुछ कवर अप कर दिया। आप बहुत अच्छे से अब एनसीईआरटी रीड करके ये सभी टेक्निक्स प्रिपेयर